तो आज हम डूबने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की एक अमर कहानी में, जिसका नाम है पुरस्कार। ये एक ऐसी कहानी है ना जो प्रेम, कर्तव्य और बलिदान के बीच आपको लाकर खड़ा कर देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि प्यार के लिए कोई क्या क्या दांव पर लगा सकता है। अपनी जमीन, अपनी पहचान या शायद अपना देश ही। बस यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी हीरोइन मधुलिका की पूरी जिंदगी घूमने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है कौशल राज्य से। यहाँ ना एक बहुत ही खास सालाना उत्सव की धूम मची हुई है। पर यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये वो मंच है जहाँ दो जिंदगियां टकराएंगी और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। हाँ, तो इस उत्सव का नाम है इंद्र पूजा उत्सव। ये एक ऐसा कृषि पर्व है जहाँ पता है क्या होता है, खुद महाराज एक दिन के लिए किसान बनते हैं। वो किसी एक भाग्यशाली नागरिक के खेत में हल चलाते हैं और फसल की बुआई की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए तो, किसी के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। और जानते हैं इस साल ये सम्मान किसे मिला? हमारी कहानी की नायिका मधुलिका को। जी हाँ, उसके पुरखों की जमीन को इस राजकीय उत्सव के लिए चुना गया है। और बस यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अब हम असल में मिलेंगे मधुलिका से, उसके स्वाभिमान से और उस एक इनकार से जिसने पूरे राज्य को हैरान करके रख दिया था। देखिए, परंपरा ये थी कि जिस भी खेत को उत्सव के लिए चुना जाता वो हमेशा के लिए राजा का हो जाता था। हाँ, और बदले में उसके मालिक को मुआवजे के तौर पर ढेर सारी सोने की मुद्राएं दी जाती थीं। तो राजा ने मधुलिका के सामने भी यही प्रस्ताव रखा। लेकिन मधुलिका, उसने राजा को साफ साफ मना कर दिया। सोचिए, भरे दरबार में उसने कहा, ये मेरी पैतृक भूमि है, इसे बेचना अपराध है। सिर्फ इन चंद शब्दों में उसका स्वाभिमान, अपनी मिट्टी से उसका जुड़ाव, सब कुछ साफ नजर आता है। उसने दौलत के ऊपर अपनी विरासत को चुना। और उसी भीड़ में एक और शख्स था जो मधुलिका के इस बेबाक अंदाज को देख रहा था। वो था मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण। मधुलिका का वो स्वाभिमान, वो निडरता, बस अरुण का दिल जीत ले गई। लेकिन स्वाभिमान की एक कीमत चुकानी पड़ती है। मधुलिका को अपनी जमीन तो छोड़नी ही पड़ी और उसके बाद के 3 साल बहुत मुश्किल थे। उसने गरीबी और अकेलेपन में दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा किया। फिर कई साल बीत गए और अरुण वापस लौटा। लेकिन इस बार वो अपने साथ एक ऐसी मांग लेकर आया था जो मधुलिका को प्रेम और कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी पर खड़ा करने वाली थी। अरुण लौटा था एक बहुत ही खतरनाक प्लान के साथ, कौशल पर आक्रमण करने का प्लान। और जानते हैं, इस पूरे प्लान की चाबी किसके हाथ में थी? मधुलिका के, क्योंकि किले तक पहुंचने के गुप्त रास्ते सिर्फ और सिर्फ वो ही जानती थी। और मधुलिका, वो एक भयानक कश्मकश में फंसकर रह गई। सोचिए, एक तरफ था उसका देश, उसकी मिट्टी, उसके पूर्वजों की इज्जत, और दूसरी तरफ अरुण, उसका प्यार और उसके साथ एक बेहतर जिंदगी का सपना। अब उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था, देश प्रेम या व्यक्तिगत प्रेम। और अब कहानी आ पहुंची है उस मोड़ पर जहां मधुलिका को एक फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो ये तय करेगा कि देश बचेगा या उसका प्यार। जरा सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? उस राज्य को चुनेगा जिसने उसे गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया था, या उस इंसान को जो उसे रानी बनाने का वादा कर रहा है? नहीं, फैसला बिल्कुल आसान नहीं है। और मधुलिका ने चुना प्रेम को। उसने अपने देश को धोखा देने का फैसला कर लिया। वो अरुण को किले तक पहुंचने का वो गुप्त रास्ता बताने के लिए तैयार हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि अरुण की जीत पक्की है, कौशल का पतन तय है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। ये वो पल था जो तय करने वाला था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक उसी पल, जैसे ही अरुण के सैनिक किले पर चढ़ाई शुरू करते हैं, मधुलिका का ज़मीर उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। अचानक उसका सोया हुआ देश प्रेम जाग उठता है और वो सीधा भागकर सेनापति के पास पहुंचती है और आक्रमण की पूरी योजना उनके सामने रख देती है। मधुलिका की चेतावनी मिलते ही सेना तुरंत हरकत में आ जाती है और अरुण पकड़ा जाता है।
राज्य तो बच जाता है और राजा मधुलिका की इस देशभक्ति से इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो उसे मुंह मांगा इनाम देने का ऐलान कर देते हैं। पूरा दरबार हैरान है। सब यही सोच रहे हैं कि मधुलिका ने अपने प्यार को धोखा देकर देश को तो बचा लिया, पर अब वो राजा से मांगेगी क्या? क्या वो अपनी जमीन वापस मांगेगी, या ढेर सारी धन दौलत, या फिर कोई ऊंचा पद? और फिर मधुलिका अपना पुरस्कार मांगती है, तुम मुझे भी प्राणदंड मिले। बस इतना सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि उन्होंने क्या सुना। ये कहानी का वो पल है जो सबको हिलाकर रख देता है। और यहीं पर कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जो किसी इनाम के बारे में नहीं है, बल्कि आखिरी बलिदान के बारे में है। ये वो क्षण है जब वो प्रेम में एक जैसा भाग्य स्वीकार कर लेती है। वो राजा का दिया हर इनाम ठुकरा देती है। उसका तर्क बहुत सीधा था, अगर अरुण देश का अपराधी है तो इस अपराध के लिए उसे उकसाने वाली वो खुद है, मतलब वो भी बराबर के अपराधी है, इसलिए सजा भी बराबर की होनी चाहिए। और ये कहकर वो खामोशी से जाती है और बंदी बनाए गए अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। और बस यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे जहन में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या मधुलिका का अपने प्यार के साथ मौत को गले लगाना यही उसका असली पुरस्कार था? एक ऐसा पुरस्कार जो उसने खुद अपने लिए चुना, किसी राजा के दिए हुए इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा कीमती। सोचिएगा जरूर।